बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैंडिडेट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 79 क्वेश्चन इससे पहले हम कवर अप कर चुके हैं फर्स्ट 4 लेक्चर्स में। आज हम क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट लेंगे। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर डैश रिलेटेड टू असेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंट्रोल रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ध्यान में रखें कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जिनके जरिए आप असेस करते हैं, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को असेस करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस को असेस करते हैं, डिस्क्लोजर्स को असेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और क्यों असेस करते हैं? आप इसलिए असेस करते हैं ताकि आप एविडेंस गैदर कर सकें उनकी एक्यूरेसी के बारे में, उनकी कंप्लीटनेस के बारे में, उनकी वैलिडिटी के बारे में। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर बेसिकली दोस टेस्ट which are conducted to assess individual transactions, account balances and disclosures in financial statement. And what is the primary objective? The primary objective is to obtain the evidence about the accuracy, completeness and validity of financial report. So this is basically substantive procedure. Now what is control risk? Control risk basically ये होता है कि जो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कि अगर यानी कि वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, आया वो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट कर पाएगा, उसको प्रिवेंट कर पाएगा और उसको टाइमली बेसिस के ऊपर करेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, दिस मींस दैट योर कंट्रोल रिस्क इज हाई, आपका कंट्रोल रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंट्रोल रिस्क जो है वो डाउन हो जाएगा। आपको आप ये असेस करेंगे कि भाई हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो मटेरियल में स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट, प्रिवेंट और करेक्ट करेंगे। तो अब आपको दोनों चीजें समझ आ गई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बेसिकली वो टेस्ट हैं जो आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स को के ऊपर करते हैं ताकि आपको उनकी एक्यूरेसी के बारे में, उनकी कंप्लीटनेस के बारे में, उनकी वैलिडिटी के बारे में पता चल जाए। और कंट्रोल रिस्क बेसिकली ये रिस्क है कि आपके कंट्रोल्स जो है वो कैसा काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो कंट्रोल रिस्क कम होगा, अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं वो कंट्रोल रिस्क के साथ कैसे कनेक्टेड है। यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो हैं, अगर कंट्रोल रिस्क हाई है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को क्या आप बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उसकी क्या एक्सटेंट होगी, क्या उसकी नेचर होगी, क्या उसकी टाइमिंग होगी। तो इस आप खुद भी अगर सोचें, अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, अगर रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क कम है, तो आपको कम प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कंट्रोल रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ऑप्शन सी जो है डायरेक्टली, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और कंट्रोल रिस्क ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। Let's move on to next question, question number 82. In an audit of financial statements, substantive tests are audit procedures that, now there are 4 options. Option A, it may be eliminated for an account balance under certain conditions. Option B says they are designed to discover significant subsequent events. Option C is that option C says it will increase proportionately when the auditor decreases the assessed level of control risk. And option D says it may be test of transactions, test of balance and analytical procedures. Okay, तो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा है, सब्सटेंटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं। तो अभी हम इसमें देखते हैं चारों ऑप्शंस को, वी विल सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इट मे बी एलिमिनेटेड फॉर एन अकाउंट बैलेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। आप ये देखें कि ये कह रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को आप एलिमिनेट कर दें अगर कुछ कंडीशंस में। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा लो है, योर कंट्रोल्स आर वर्किंग गुड, दे आर स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन लोअर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बट यू कैन नॉट एलिमिनेट देम। आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हम इसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म ही ना करें, जी हमारे कंट्रोल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, दिस विल बी ओवर रिलायंस। एंड ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स का मतलब क्या है? वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि व्हेन देयर इज ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल इट कैन लीड टू इनइफेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट। तो आपका ओपिनियन जो है वो इनइफेक्टिव हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा रिलायंस
आप रखेंगे कंट्रोल्स के ऊपर। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कंट्रोल्स बहुत से अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो आप यू कैन रिड्यूस योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, यू कैन कीप देम लो, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट देम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second, they are designed to discover significant subsequent events. देखें, substantive procedures basically they are designed to detect material misstatement as of the balance sheet date. Balance sheet date के ऊपर जितनी भी material misstatements हैं, they are designed to detect that material misstatements. They are not designed for subsequent events. आने वाले जो events हैं उनके लिए वो डिजाइन नहीं किए जाते, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी says it will increase proportionately when the auditor decreases the assess level of control risk. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं उनका कंट्रोल रिस्क के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इस ऑप्शन में तो वो इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कंट्रोल रिस्क को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को आप प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेंगे। दिस इज रॉन्ग। ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनवर्सली कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन डी जो है, इट में बी अ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो है वो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है, टेस्ट ऑफ बैलेंस भी हो सकता है, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी उसमें शामिल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 83. Of the following, which is the least persuasive type of audit evidence? इनमें से कौन सा least persuasive है, यानी कि सबसे कम strong evidence है, सबसे कम strong evidence है इनमें से, यानी कि जो आपको मजबूर कर दे opinion कायम करने पे, सबसे कम strong evidence इसमें से कौन सा है? There are four options. The first option says bank statements obtained from the client. अब देखें, बैंक स्टेटमेंट्स जो आपने अपने क्लाइंट से ली हैं, if they are verified, they are validated, then they are strong evidence. आप बैंक स्टेटमेंट्स नॉर्मली जो है वो रिलायबल एविडेंस होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज लीस्ट परसुएसिव टाइप। तो ये ऑप्शन तो आपका निकल गया बीच में से। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज डायरेक्टली। जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर्स थर्ड पार्टी से डायरेक्टली ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल से ले रहा है या किसी और से थर्ड पार्टी से ले रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी normally reliable होते हैं। They are more reliable as compared to the documents which are obtained from the client. तो ये भी आप कह सकते हैं कि strong evidence है, it is not least persuasive type, तो इसको भी निकाल दें। Carbon copies of sales invoices inspected by the auditor. अच्छा, सेल्स इनवॉइसेस की जो कार्बन कॉपीज हैं वो तो आपकी इंटरनल जो है वो डॉक्यूमेंट है, तो इसकी रिलायबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू अदर टू ऑप्शन व्हिच वी हैव सीन अबव। तो ये आपका लीस्ट परसुएसिव टाइप हो सकता है। एंड फोर्थ, कंप्यूटेशंस मेड बाय द ऑडिटर, तो ऑडिटर ने जो खुद कैलकुलेशंस की हैं वो भी ज़ाहिर लीस्ट परसुएसिव टाइप नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो 83 का जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 84. What is the primary objective of analytical procedure used in the overall review stage of an audit? अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली एनालाइज करता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स को, जो दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान होता है, दो चीज़ों के दरमियान के रिलेशनशिप को देखता है और उसकी बेसिस के ऊपर अपना जो है वो हम एविडेंस जो है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं बेसिकली। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो रिव्यू स्टेज के ऊपर आपको हेल्प करता है और ऑडिटर को हेल्प करता है टू कंफर्म द कंक्लूजंस रीच्ड ड्यूरिंग अर्लियर स्टेज ऑफ ऑडिट, यानी कि जो कंक्लूजंस, जिन कंक्लूजंस के ऊपर ऑडिटर जो है वो अर्लियर स्टेज में पहुंचा होता है, उन कंक्लूजंस को कंफर्म करता है एनालिटिकल प्रोसीजर रिव्यू स्टेज के ऊपर। और उसके अलावा द ऑडिटर कैन असेस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है या नहीं। ये बेसिकली दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो कंफर्म करता है उन कंक्लूजंस को जो आप अर्लियर स्टेज ऑफ ऑडिट पे आप कंक्लूजंस पे पहुंचे होते हैं, उनको वो बेसिकली कंफर्म करता है। और उसके अलावा वो आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट की बिजनेस के बारे में, उसको भी कंफर्म करता है। ये बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनालिटिकल प्रोसीजर का रिव्यू स्टेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन ए कह रहा है टू हेल्प टू कोरबोरेट द कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अभी हमने इससे पहले मैंने आपको समझाते हुए बताया कि एनालिटिकल प्रोसीजर रिव्यू स्टेज के ऊपर आपको हेल्प करता है टू कंफर्म द कंक्लूजंस व्हिच यू हैव रीच्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ ऑडिट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो आपको हेल्प करता है टू कोरबोरेट द कंक्लूजंस व्हिच यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ऑप्शन बी जो है उसमें कह रहा है टू रिड्यूस
स्पेसिफिक डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क बेसिकली ये होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे। ये बेसिकली डिटेक्शन रिस्क होता है। तो डिटेक्शन रिस्क जो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, उस डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो मकसद होता है जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का है रिव्यू स्टेज के ऊपर, वो ये होता है कि वो कंफर्म करते हैं उन कंक्लूजन्स को जो आपने ड्रॉ की होती हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। तो ऑप्शन बी जो है किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए इज बेटर देन ऑप्शन बी। ऑप्शन सी टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज। एनालिटिकल प्रोसीजर्स इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जो ऑप्शन सी में उसने दिया है, टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज, लेकिन ये नॉर्मली प्लानिंग स्टेज के ऊपर होता है, रिव्यू स्टेज के ऊपर नहीं होता। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो प्लानिंग स्टेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो आपकी अटेंशन को डायरेक्ट करें पोटेंशियल रिस्क एरियाज की तरफ, नॉट एट रिव्यू स्टेज की। तो ये ऑप्शन जनरली तो ठीक है, लेकिन अगर प्लानिंग स्टेज की बात हो रही हो, रिव्यू स्टेज के लिए ठीक नहीं है। For to satisfy doubts when question arise about a client's ability to continue। अच्छा, client's ability to continue का मतलब है गोइंग कंसर्न के बारे में। तो गोइंग कंसर्न जो है उसको एड्रेस करने के लिए तो आप बहुत से प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उसमें आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी अप्लाई करते हैं, उसमें आप दूसरे प्रोसीजर्स भी अप्लाई करते हैं जिसमें आप एक्सटर्नल कंडीशंस को भी देखते हैं। तो ये भी इसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन ये भी आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर का ओवरऑल रिव्यू स्टेज के ऊपर। रिव्यू स्टेज के ऊपर जो मेन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है, टू कंफर्म द कंक्लूजन व्हिच यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है उसमें वो हेल्प जरूर करते हैं, बट दिस इज नॉट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी जो है वो प्लानिंग स्टेज के लिए ठीक है, और ऑप्शन डी जो है उसमें भी वो हेल्प करता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीजें आप अप्लाई करते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑप्शन ए ही है। क्वेश्चन 85 की तरफ चलते हैं। When applying analytical procedure, an auditor could develop independent estimate of an account balance to compare it to। जैसा कि हमें पता है कि analytical procedures basically क्या होता है कि हम plausible relationship जो है वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑडिटर ने एक एस्टिमेट डेवलप किया है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट डेवलप किया है अकाउंट बैलेंस के बारे में, तो उसको उसको किसके साथ कंपेयर करना चाहिए। चार ऑप्शंस दिए हैं। नंबर वन, क्लाइंट्स अनएडिटेड अकाउंट बैलेंस। नंबर टू, clients unedited account balance adjusted for trends in the industry. Number three, pure year audited balance. Number four, pure year audited balance adjusted for trends in the industry। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट टू ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि दे आर क्लाइंट्स अनएडिटेड अकाउंट बैलेंसेस। तो क्लाइंट्स का बैलेंस जो है वो उतना रिलायबल नहीं है, तो इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। ऑल्दो कि ऑप्शन बी इज बेटर देन ऑप्शन वन बिकॉज दे हैव एडजस्टेड फॉर द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, बट स्टिल दे आर द क्लाइंट्स अनएडिटेड अकाउंट बैलेंस, सो दे आर नॉट एज रिलायबल एज द ऑडिटेड बैलेंस जो नीचे उसने दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए बी को इसलिए मैं इसमें से निकाल रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट रिलायबल। ऑप्शन सी, प्योर ईयर ऑडिटेड बैलेंस, इट इज रिलायबल बट इट हैज टू बी, इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि जिस तरह ऑप्शन डी में उसने क्या है, प्योर ईयर ऑडिटेड बैलेंस एडजस्टेड फॉर ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। तो इसमें ट्रेंड्स जो इंडस्ट्री में है उसको एडजस्ट करके जो बैलेंस है उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर जो है एनालिसिस, आपके पास बेहतर एनालिसिस आएगा। सो ऑप्शन डी जो है इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर। इनमें से कौन सा जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहला है ट्रेसिंग ऑफ परचेजेस रिकर्ड इन द परचेज बुक टू परचेज इनवॉइसेस। अच्छा, जो ट्रेसिंग है दिस इज नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर। ट्रेसिंग इज बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्यों है, इसको आप ट्रेसिंग को किस इस्तेमाल करते हैं। ट्रेसिंग को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन की एग्जिस्टेंस को या उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए आप जो है वो मैच करते हैं जो एंट्रीज होती हैं उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसको बेसिकली ट्रेसिंग कहते हैं, जैसे कि परचेज इनवॉइसेस का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं है, ये बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं। तो इसको दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ऑप्शन ए जो है यही मेरे ख्याल से सही आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ऑप्शन ए जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। ऑप्शन बी जो है उसमें कह रहे हैं कंपेयरिंग एग्रीगेट वेजेस पेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसमें देखें आप कंपेयर कर रहे हैं दो डाटा पॉइंट्स को,
वेजेस को एम्प्लॉइज के साथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, तो दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर. सी इज कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट. अगेन यू आर कंपेयरिंग one data point with another data point, that is actual cost with the standard cost. So this is also analytical procedure. And C, D option says that all of them are analytical procedure. This is wrong because all of them are not analytical procedures. Option A is not analytical procedure. So option A जो है that is the right answer कि ये analytical procedure नहीं है. Question number 87 की तरफ चलते हैं. What are analytical procedures? Analytical procedures क्या है? Option A, substantive test designed to assess control risk. देखें, कंट्रोल रिस्क जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है. कंट्रोल रिस्क का मतलब ये होता है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे या करेक्ट नहीं कर पाएंगे. दीज आर बेसिकली कंट्रोल रिस्क. तो कंट्रोल रिस्क को असेस करने के लिए आप कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं. आप सब्सटैंटिव टेस्ट नहीं करते, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. अच्छा, बी पे आ जाए. सब्सटैंटिव टेस्ट डिजाइन टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में किए हैं उसमें हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है जिसमें अपनी एजम्पशंस होती हैं वो ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं. उसकी एक्यूरेसी का एसच या उसकी इवैल्यूएशन का एनालिटिकल प्रोसीजर से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है. ऑप्शन सी, सब्सटैंटिव टेस्ट डिजाइन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. दिस इज ट्रू. एनालिटिकल प्रोसीजर किस लिए होते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर इसीलिए होते हैं टू स्टडी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, या दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को, जिसमें फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डेटा की एग्जांपल रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है. नॉन फाइनेंशियल डेटा में प्रोडक्शन हो सकती है, प्रोडक्शन वैल्यू हो सकती है, एम्प्लॉइज काउंट हो सकता है. तो वो जो फाइनेंशियल डेटा होता है नॉन फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर. तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर. डी तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 87. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88. The basic assumption underlying the use of analytical procedure is, जो आप analytical procedures इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो basic assumption आप use करते हैं या जो basic assumption है वो क्या है? Number one, it helps the auditor to study relationship among elements of financial statements. देखें, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम है. एनालिटिकल प्रोसीजर इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो रिलेशनशिप को स्टडी किया जा सके बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये उसकी एजम्पशन नहीं है, ये उसका काम है. इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ठीक नहीं है. ये वो एजम्पशंस के बारे में पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है या वो क्या करते हैं. तो ये ऑप्शन ए जो है दैट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, रिलेशनशिप अमंग डाटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंडीशन टू द कॉन्ट्ररी. ये बात ठीक है कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है उनमें आप यही एज्यूम करते हैं कि वो जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करेगा या वो परसिस्ट करेगा जब तक के कंडीशंस चेंज ना हो या कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेंज नहीं होती. तो इसी एजम्पशन के ऊपर आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. इसी एजम्पशन के ऊपर आप दो रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा अगर कोई चेंजेस नहीं आते या कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होती. तो बी जो है वो दैट इज करेक्ट. C, analytical procedure will not be able to detect unusual relationships. Analytical ये स्टेटमेंट गलत है. Analytical procedures जो है वो unusual relationships को डिटेक्ट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी ऑफ कोर्स गलत है. तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर आ जाए. Which of the following statement is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage? सब्सटैंटिव स्टेज के ऊपर जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो इसमें से कौन सा ठीक है? आप देखें सब्सटैंटिव स्टेज का क्या मतलब है. सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर इसलिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. आपके वो जो है वो टेस्ट होते हैं किस चीज़ के? इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस को चेक करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए और डिस्क्लोजर्स को चेक करने के लिए कि वो एक्यूरेट हैं, कंप्लीट हैं कि नहीं है. इसलिए आप ये जो है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. अब एनालिटिकल प्रोसीजर एट सब्सटैंटिव स्टेज का मतलब ये है कि आप जब किसी ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे होंगे, किसी अकाउंट बैलेंस को चेक कर रहे होंगे, उसके लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. तो इसमें जो चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इट हेल्प्स टू स्टडी रिलेशनशिप अमंग बैलेंस शीट अकाउंट. तो ये बात ठीक है, ये आपको स्टडी करने के लिए जो है वो हेल्प करता है, लेकिन नॉट एट सब्सटैंटिव स्टेज. एट सब्सटैंटिव स्टेज यू आर लुकिंग फॉर
टू चेक द ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस। तो ये वैसे तो जनरली ठीक है, लेकिन सब्सटैंटिव स्टेज के लिए ठीक नहीं है। बी, इट हेल्प्स टू डिस्कवर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी जनरल है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर होते ही इसीलिए ताकि वो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो है वो आप डिटेक्ट कर सके, और एनालिटिकल प्रोसीजर उसमें हेल्प आउट करते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है एक बेसिकली, सब्सटैंटिव स्टेज के बारे में नहीं है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ओवरसाइट्स, ये भी जनरली करेक्ट है कि जो है वो आप दूसरी मतलब स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, जो आपको हेल्प आउट करते हैं टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ओवरसाइट, बट दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू सब्सटैंटिव स्टेज। ऑप्शन डी जो है, इट हेल्प्स टू एक्यूमुलेट एविडेंस सपोर्टिंग द वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं सब्सटैंटिव स्टेज की, जहां पे आप अकाउंट बैलेंसेस को, ट्रांजैक्शंस को, डिस्क्लोजर्स को चेक कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस को। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो जिसकी बात हो रही है वो बेसिकली ऑप्शन डी की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 90, एनालिटिकल प्रोसीजर इशूड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट जनरली। ऑडिटर जो एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज के ऊपर जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा हमें हासिल होता है। नंबर वन, इट हेल्प्स टू डिटरमिन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर। दिस इज करेक्ट, क्योंकि जब आप इसको प्लानिंग स्टेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इट प्रोवाइड्स यू विद प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हासिल होती है एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करने से प्लानिंग स्टेज के ऊपर। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एरिया जिसमें आपको अटेंशन की ज़रूरत है। तो पहला जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर का मकसद होता है प्लानिंग स्टेज के ऊपर। दूसरा, टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज, ये बात भी ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं वो प्लानिंग स्टेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जब हाईलाइट करता है जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होती हैं या किसी ट्रेंड को हाईलाइट करता है, तो वो बेसिकली आपकी अटेंशन को डायरेक्ट करता है पोटेंशियल रिस्क एरियाज की तरफ। तो ये भी जो ऑप्शन है ये ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी पे आ जाए, इट इंडिकेट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, तो ये बात भी ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है जब अप्लाई किए जाते हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर तो दे प्रोवाइड यू बेसिकली एन इनसाइट अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ और अदर डायनामिक्स ऑफ द एंटिटी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये तीनों बेनिफिट्स आपको हासिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहे हैं, इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट व्हाट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। सबसे पहले आपको मटेरियलिटी का पता होना चाहिए। मटेरियलिटी क्या है? अच्छा, मटेरियलिटी जो है वो ऑडिट की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली इट रेफर्स टू सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाउंट, यानी कि किसी अमाउंट की सिग्निफिकेंट या किसी ट्रांजैक्शन की सिग्निफिकेंस या कोई डिस्क्रिपेंसी ऐसी है या कोई एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप डिस्क्लोज करेंगे या उसको अगर आप करेक्ट करेंगे तो वो जो डिसीजन है यूज़र की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उनको वो अफेक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ मटेरियल हो जाती है। तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, मटेरियलिटी जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो ये है कि कोई अमाउंट अगर वो इतनी सिग्निफिकेंट है या कोई ट्रांजेक्शन हो, कोई अमाउंट हो, कोई डिस्क्रिपेंसी हो, वो इतनी अगर सिग्निफिकेंट है कि अगर उसको आप डिस्क्लोज करें तो उससे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके डिसीजंस के ऊपर, इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ सकता है, तो वो चीज़ जो है वो मटेरियल होती है। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मटेरियलिटी लेवल जो है जब आप रखते हैं, डिटरमिन करते हैं ऑडिट का, तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो कंसिडर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है प्योर ईयर्स एरर, पिछले साल के एरर्स। तो जाहिर है पिछले साल के एरर्स जो हैं वो आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको एक इंसाइट देते हैं कौन से इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिस स्टेटमेंट्स, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो पिछले साल की जो एरर्स हैं of course they should be considered when setting the materiality level। तो ऑप्शन ए जो है ये तो सही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि कौन से इनमें से कंसिडर नहीं करना। दूसरा है ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मटेरियलिटी लेवल सेट करने से, कि मटेरियलिटी लेवल क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो आप कहेंगे हम मटेरियलिटी लेवल जो है वो ज़्यादा सेट करेंगे या कम सेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी जो है वो कंसिडर नहीं करना चाहिए। सी जो है एडजस्टेड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
एडजस्टेड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको करंट डाटा प्रोवाइड करती है, करंट ऑडिट पीरियड का डाटा प्रोवाइड करती है, तो इससे आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इट कैन अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियलिटी, तो ये भी आप कंसिडर करते हैं। और प्रियोर ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको भी आप कंसिडर करते हैं ऑफ कोर्स, जो पिछले साल की जो है उनको कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो चेंजेस हो रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटीरियलिटी लेवल सेट करने के लिए ऑप्शन ए, बी और डी जो है इनको आप कंसिडर करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए, सी और डी इनको आप कंसिडर करेंगे, ऑप्शन बी को जो है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन इशूइंग अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जब आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू करते हैं, द ऑडिटर हु इवैल्यूएट्स द ऑडिट फाइंडिंग शुड बी सेटिस्फाइड दैट द ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ नॉन misstatement is documented in working papers. Estimates of total likely misstatement is less than the materiality level. Estimates of the total likely misstatement is more than the materiality level. Estimates of the total likely misstatement cannot be made. पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि मिस स्टेटमेंट्स को आप जो है वो आपने डॉक्यूमेंट किया हो। तो अगर आपने अपनी वर्किंग ऑडिटर ने अपने वर्किंग पेपर में मिस स्टेटमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसने और अगर मिस स्टेटमेंट्स है तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही क्यों देगा, वो तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा। तो इसका तो ये ऑप्शन तो आपको करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल लाइकली मिसस्टेटमेंट इज लेस देन द मटीरियलिटी लेवल, ये आपको करेक्ट आंसर है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन के लिए आपका जो टोटल मिसस्टेटमेंट का जो एस्टिमेट है वो आपका मटीरियलिटी लेवल से कम होना चाहिए। आपका मटीरियलिटी लेवल से कम अगर आपकी मिसस्टेटमेंट्स हैं तो आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ऑप्शन सी में तो वो कह रहा है कि ज्यादा है तो वो तो एडवर्स ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा। और जो डी है उसमें वो कह रहा है कि आप एस्टिमेट बना ही नहीं सकते। तो इफ यू कैन नॉट calculate or if you cannot estimate the misstatements, then you should give disclaimer of opinion. तो उसमें तो आपका डिस्क्लेमर दे देना चाहिए आपको। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर कि एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल लाइकली मिसस्टेटमेंट इज लेस देन द मटीरियलिटी लेवल, यानी कि आपकी मिसस्टेटमेंट्स कम है मटीरियलिटी लेवल से, तो फिर उस सूरत में आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। क्वेश्चन नंबर 93, डैश द ऑडिट रिस्क, डैश द मटीरियलिटी एंड डैश द ऑडिट ऑफ एफर्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसने चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी और ऑडिट एफर्ट, इनको उसने कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखें कि अगर आपका ऑडिट रिस्क जो है, पहला वाला ऑप्शन जो है, अगर जो है ऑडिट रिस्क आपका कम है, लो है, यानी कि पहले वाली ब्लैंक में अगर लोअर अगर हम लिखने दो, लोअर द ऑडिट रिस्क, अगर ऑडिट रिस्क कम है तो आपका मटीरियलिटी लेवल क्या होगा, आप मटीरियलिटी लेवल को ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे। अगर आपको लगता है कि रिस्क कम है तो आपका मटीरियलिटी लेवल बढ़ जाएगा, आपका मटीरियलिटी लेवल ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको लगता है कि रिस्क कम है, तो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और आपको लगता है कि इसमें 10 लाख रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन है सपोज, और आपको लगता है कि इसमें रिस्क कम है, तो आप क्या करेंगे कि आप कम चेकिंग करेंगे। आपकी कोशिश ये होगी कि मटीरियलिटी लेवल को ज्यादा रखा जाए, यानी कि 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन चेक कर लें, या 6 लाख से ऊपर की कर लें, या 7 लाख से ऊपर की कर लें ट्रांजैक्शन क्योंकि रिस्क कम है, या 8 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन को चेक कर लें क्योंकि रिस्क कम है। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है हो सकता है मटीरियलिटी लेवल को 1 लाख के ऊपर रखें कि भाई 1 लाख से ऊपर जितनी ट्रांजैक्शन है उन सबको चेक करो क्योंकि रिस्क ज्यादा है। तो इनका यहाँ पे ऑडिट रिस्क का और मटीरियलिटी का रिलेशनशिप ऑपोजिट है। अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको मटीरियलिटी लेवल गिराना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा, आपको छोटी ट्रांजैक्शंस भी शायद चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर रिस्क कम है तो आप अपना मटीरियलिटी लेवल को बढ़ा देंगे, आप उसको ज्यादा कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख की ट्रांजैक्शंस हैं, आपको लगता है कि रिस्क कम है, इस पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि लोअर द ऑडिट रिस्क, आपको लगता है कि रिस्क कम है इसमें, तो रिस्क कम है तो आप हो सकता है कि 6 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन चेक कर लें, मटीरियलिटी लेवल को आप बढ़ा देंगे। तो लोअर द ऑडिट रिस्क, हायर द मटीरियलिटी, तो पहले दो ऑप्शन तो सही हैं। आपका रिस्क कम है तो मटीरियलिटी लेवल बढ़ जाएगा, आपको कम काम करना है। एंड डैश द ऑडिट एफर्ट, अच्छा जब मटीरियलिटी लेवल बढ़ जाएगा तो ऑडिट एफर्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि आप 7 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं तो आपको कम देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मटीरियलिटी लेवल कम है, यानी कि आप 1 लाख से ऊपर देख रहे हैं सारी ट्रांजैक्शंस, तो फिर आपकी एफर्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ठीक है बिल्कुल, लोअर द ऑडिट रिस्क
जितना ऑडिट रिस्क कम होगा उतना ज्यादा मटेरियलिटी लेवल होगा और उतनी ही कम आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन है, आपको लग रहा है रिस्क कम है, आप उसे तो 7 लाख से ऊपर वाली चेक कर लो, तो कम एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है आपको लाख से ऊपर की सारी ट्रांजेक्शन देखनी पड़े, तो उसमें फिर काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियलिटी? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? मटेरियलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मटेरियलिटी जो है वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो ये कोई ऐसा नहीं है कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट ही है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, मटेरियलिटी जजमेंट इन्वॉल्व बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड्स हैं उनको भी देखते हैं, जो नॉन क्वांटिटेटिव है जिसमें आपकी नेचर ऑफ आइटम्स है उनको भी देखते हैं। हो सकता है नेचर ऑफ आइटम ऐसा हो कि उसमें आपको कम वैल्यू के भी देखने पड़े, ज्यादा वैल्यू के भी देखने पड़े, तो ये आपको जो है वो दोनों चीजें देखनी पड़ती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी मटेरियलिटी के लिए। ऑप्शन सी पे आए। Auditor's consideration of materiality is influenced by the auditor's perception of the needs of informed decision maker who will rely on the financial statement। ये बात भी ठीक है कि ऑडिटर मटेरियलिटी को जब कंसिडर कर रहा होता है तो जाहिर है उसमें वो जो उनकी नीड्स होती हैं डिसीजन मेकर्स की और जो उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं उनको भी कंसिडर करता है, ये भी ठीक है। डी, एट द प्लानिंग स्टेज द ऑडिटर कंसिडर्स मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज के ऊपर जो ऑडिटर है वो मटेरियलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर नहीं बल्कि वो इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लेवल पे भी देखता है। जब वो ड्यूल कंसिडरेशन करता है यानी दोनों लेवल पे देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस के लेवल पे भी, तो उसमें उसको फिर डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर के बारे में आइडिया हो जाता है कि उसने क्या अप्लाई करना है। तो ये जो ऑप्शन डी है दैट इज नॉट करेक्ट कि वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखी जाती है। ऑडिटर जो है वो मटेरियलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की कंसिडर करता है, वो दोनों की कंसिडर करता है, अकाउंट बैलेंसेस की भी और इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की भी। तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट फॉर मटेरियलिटी। क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ये जो लेक्चर है ऑलरेडी 31 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज ये मैं क्वेश्चंस जो है वो खत्म कर दूँ ताकि ऑडिट का जो पोर्शन है वो आज हमारा खत्म हो जाए और फिर जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो उसमें अकाउंटिंग जो है वो हम स्टार्ट करें। तो ऑडिट की जो 100 और 105 क्वेश्चन है ये आज हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें फिर हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 95 भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, ये तो ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता ही वो है जो रेगुलर इंटरवल पे दिया जाए। इट में बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, ये भी ठीक है, वो डेली बेसिस पे भी किया जा सकता है। इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये गलत है। उसकी वजह यह है कि कंटिन्यूस ऑडिट तो तब होता है जब आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा ना हो। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आपको खर्चा करने की क्या जरूरत है, आपको क्या कंटिन्यूस ऑडिट कराने की जरूरत है? आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खुद से डिटेक्ट कर लेगा सारी मटेरियल में स्टेटमेंट्स, तो या कोई भी एरर होगा या कोई भी चीज होगी, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव, ये बात ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूसली उनको पे करना है। तो ऑप्शन सी ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 96 के ऊपर आ जाए। कह रहा है कि बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ, बैलेंस शीट ऑडिट में, बैलेंस शीट ऑडिट पाकिस्तान में तो बैलेंस शीट ऑडिट जो है ना एनुअल ऑडिट को कहा जाता है। तो वैसे वो कह रहा है कि बैलेंस शीट ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स एसेट्स को आप क्यों वेरीफाई करते हैं? आप इसलिए वेरीफाई करते हैं टू कंफर्म देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप, उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये आप इसलिए आप एसेट्स को चेक करते हैं। दूसरे के ऊपर है इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस भी चेक होती हैं बैलेंस शीट, ऑल्दो दे इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर उसका इफेक्ट आता है रिटेन अर्निंग के थ्रू। तो रिटेन अर्निंग के थ्रू वो टाई अप हुए हुए हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट जहाँ पे होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। और तीसरे नंबर पे है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को भी आप वेरीफाई करते हैं ताकि आप इंश्योर कर सकें कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं, वैल्यूड हुई हैं और प्रॉपर्ली आपने डिस्क्लोज की हैं कि नहीं की। तो इसका मतलब है सारी चीजें जो है वो उनको वेरीफाई की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर। 97 ऑडिट इन डेप्थ is synonym for complete audit, completed audit, final audit, detailed audit। अच्छा, complete audit का मतलब है वो ऑडिट जो कंप्लीट है हर एस्पेक्ट में। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि वो इन डेप्थ भी होगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन इसलिए इसको सिनोनिम के तौर पे हम नहीं ले सकते। कंप्लीटेड ऑडिट का मतलब जो कंप्लीट हो चुका है, ये तो
ऑप्शन किसी तरह से भी उसमें सूट कर ही नहीं रहा इन डेप्थ के साथ। फाइनल ऑडिट का मतलब है वो ऑडिट की फाइनल स्टेज भी हो सकती है, या जो ऑडिट साल के बारे में बात किया जाता है उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन इन डेप्थ से ज़्यादा जो चीज़ जो यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे ऑडिट इन डेप्थ के यूज़ हो सकती है वो डिटेल्ड ऑडिट है। डिटेल्ड ऑडिट और ऑडिट इन डेप्थ एक ही चीज़ है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन पाकिस्तान बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स टू, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि पाकिस्तान में बैलेंस शीट ऑडिट और एनुअल ऑडिट एक ही चीज़ है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एनुअल ऑडिट। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब है एनुअल ऑडिट पाकिस्तान में। ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो वो ऑडिट होता है जो आपका लीगल ऑडिट होता है, यानी कि लीगली आप बाउंड होते हैं करवाने के लिए, तो ऑडिट ऑफ बैंक उसकी एग्जांपल है। बैलेंस शीट ऑडिट एनुअल ऑडिट हो गया, ठीक है, उसकी भी एग्जांपल है। कंकरेंट ऑडिट कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट को, तो ऐसे मेरे ख्याल से अगर बैंक्स की हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो कंकरेंट ऑडिट भी हो रहा होता है, कंटिन्यूस ऑडिट भी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया, सिर्फ ए एंड बी का ऑप्शन दिया, तो मैं ए एंड बी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि सबसे सूटेबल आंसर यही है। स्टैट्यूटरी भी होता है, बैलेंस शीट ऑडिट भी होता है, और कंटिन्यूस ऑडिट भी हो रहा होता है बैंक में वैसे, तो अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होता तो मैं ऑल ऑफ द अबव के साथ जाता, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी उसने दिया हुआ तो मैं ऑप्शन डी के साथ चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 100, ऑडिटिंग इज रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटिंग है ही नहीं, वो अकाउंटिंग है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपकी ऑडिटिंग है, ऑप्शन बी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन और मेंटेनिंग ये सारी अकाउंट्स का हिस्सा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें कह रहे हैं द करंट फाइल ऑफ एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर जनरली इंक्लूड करंट। अच्छा, ऑडिटर्स वर्किंग पेपर क्या है? ऑडिटर वर्किंग पेपर बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी ऑडिट के दौरान वो उनको प्रिपेयर करता है, और उसमें जो है वो एविडेंस होता है, और उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसकी ऑडिटर की जो कंक्लूजन होती है उसको वो सपोर्ट करता है। तो वर्किंग पेपर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं करंट। परमानेंट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑडिट पीरियड के लिए होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल फ्लो है, कंट्रोल फ्लो चार्ट्स होते हैं, कॉपीज होती हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की, या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये नॉर्मली जो है एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं या एक ऑडिट पीरियड से ज़्यादा के लिए होते हैं, इसको हम परमानेंट वर्किंग पेपर्स कह सकते हैं। करंट फाइल्स वो होती हैं जिसमें आपकी उस अकाउंट ऑडिट पीरियड से, जिसमें आप जिसका पीरियड का ऑडिट कर रहे थे उससे रिलेटेड होती हैं, जिसमें ऑडिट प्लान होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज आ गई उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज, तो ये आपकी करंट फाइल्स होती हैं। तो वर्किंग पेपर्स बेसिकली वो पेपर्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग द ऑडिट, ताकि वो उसको जो है वो सपोर्ट कर सके, उसकी जो कंक्लूजन है उसको वो सपोर्ट कर सके, और उसमें उसके एविडेंसेस वगैरह होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वर्किंग पेपर दो तरह के हैं, परमानेंट और करंट। परमानेंट में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक ऑडिट पीरियड से ज़्यादा के होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गए, इंटरनल कंट्रोल फ्लो हो गया, आपका कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये जो एक ऑडिट पीरियड से ज़्यादा के होते हैं वो परमानेंट में आ जाते हैं। करंट में वो आते हैं जो उस खास अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें ऑडिट प्लान आ गया उस ईयर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज आ गई, या कोई एविडेंस आ गया, वो आपकी करंट फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं करंट फाइल ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। तो करंट फाइल ऑफ ऑडिटर वर्किंग पेपर में फ्लो चार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया है कि ये आपके परमानेंट का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, ये भी परमानेंट का हिस्सा है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये करंट का हिस्सा है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी इसलिए करेक्ट नहीं है कि बोर्ड्स एंड डिबेंचर्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म होते हैं, एक साल से ज्यादा, एक ऑडिट पीरियड से ज्यादा के होते हैं, तो आई विल से सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 102, बस दो तीन क्वेश्चन रहेंगे, इसको खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वर्किंग पेपर्स की ऑनरशिप के बारे में जो है वो हमें बताती है? देखें, जो वर्किंग पेपर की ऑनरशिप है और कस्टडी है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम उसको प्रोफेशनल कंडक्ट और लीगल ऑब्लिगेशन के हवाले से अगर हम उसको देखें, तो अब इसमें जो आप ऑप्शन ए कह रहे थे, वर्किंग पेपर में बी ऑब्टेन्ड बाय थर्ड पार्टीज व्हेन दे अपीयर टू बी रेलेवेंट टू रेज्ड इशू इन लिटिगेशन, ये ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल से करेक्ट है। वर्किंग पेपर अगर लिटिगेशन में कहीं कोर्ट केस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ है, उसमें थर्ड पार्टीज जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, सो दिस इज करेक्ट। द सेफ कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट इफ केप्ट एट हिज प्रेमिसेस, ये रॉन्ग है।
जो कस्टडी होती है वर्किंग पेपर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, क्लाइंट की नहीं होती। बेशक अगर ऑडिटर क्लाइंट की जगह पे भी रखता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मेक श्योर करे कि वो सेफ हो, क्लाइंट की जिम्मेदारी नहीं होती। द वर्किंग पेपर मस्ट बी रिटेन्ड बाय एन ऑडिट फर्म फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 10 साल की जगह पे 5 साल, नॉर्मली 5 से 7 साल होता है, तो ये कोई खास रूल नहीं है कि 10 साल के लिए होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सक्सेसर ऑडिटर्स मे हैव एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स ऑफ द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स, द अप्रूवल ऑफ क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है, क्लाइंट की अप्रूवल ज़रूरी होती है जो पिछला ऑडिटर होता है उसके वर्किंग पेपर को एक्सेस करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। 103. Which of the following statement is true regarding an auditor's working paper? They document the level of independence maintained by the auditor. तो वो जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उसमें नॉर्मली जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उसमें नॉर्मली ये एविडेंस इंक्लूड होता है कि ऑडिटर्स ने जो है वो जो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लाई किया है, लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं होता वर्किंग पेपर का। उसमें इस चीज़ के बारे में एविडेंस ज़रूर होता है कि उसने सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिपेंडेंस की उनको फॉलो किया, उनको कंप्लाई किया, लेकिन ये दिस इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग पेपर्स। दे शुड बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सपोर्ट फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है वर्किंग पेपर का, कि वो सपोर्ट होती है, प्रिंसिपल सपोर्ट होती है ऑडिटर रिपोर्ट की, जो कंक्लूजन जिस पे वो पहुंचता है उसको वो सपोर्ट करते हैं। दे शुड नॉट कंटेन डिटेल रिगार्डिंग वीकनेस। वर्किंग पेपर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ है उसमें वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है तो वो भी होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए। They help the auditor to monitor the effectiveness of the audit firm's quality control. अब वर्किंग पेपर में आपको कुछ एविडेंस ऐसा मिल सकता है कि जिसके थ्रू आप उसकी क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं ऑडिट एंगेजमेंट की, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस होता है मैंने आपको बताया कि वर्किंग पेपर का यही होता है, दे शुड बी कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल सपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑडिटर की जो कंक्लूजन होती है उसको सपोर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। इनमें से कौन सी चीज है जो वर्किंग पेपर्स के कंटेंट के ऊपर या क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, या उसके यानी वर्किंग पेपर ज्यादा या कम होंगे उसकी वजह से। एसेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। जाहिर है अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स या ज्यादा प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो जाहिर है इसका इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट है इसका, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर के ऊपर। नंबर 2, पॉसिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो काम है उसकी एक्सटर्नल स्क्रूटनी होगी या उसको एक्सटर्नली चेक किया जाएगा, उसको किसी के थ्रू कोई उसको चेक भी कर सकता है या कोई चेक करेगा, तो उस सूरत में भी आपकी वर्किंग पेपर्स मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे हम आमतौर पे भी होता है कि अगर आपको लग रहा हो कि आपका काम चेक किया जाएगा तो आप बेहतर अंदाज में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इट कैन अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, तो ये भी हो सकता है। तीसरा, द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये भी जो है वो बात ठीक है, अगर आपकी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्वालिफाइड है तो उसमें मुख्तलिफ होंगे, एडवर्स है तो उसमें मुख्तलिफ होंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो उसमें मुख्तलिफ वर्किंग पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये भी ठीक है। नंबर 4, द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इसका वर्किंग पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर का कंटेंट है उसकी वजह से आपके वर्किंग पेपर जो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या उनके कंटेंट के ऊपर या उनकी क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो डी जो है इट इज नॉट बेसिकली likely to affect the quantity and content of an auditor's working paper. So we have done 104 questions, and that is it for audit. Audit part is done. Now in next lecture, inshallah, we will start accounting, and we'll do 100 questions for accounting, and then we'll move on to the economics and the other subjects. तो अगर आप साथ साथ करते रहेंगे, आपने देखा कि we in this 5 lectures we have gone through the concepts also. हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझ के करें. It's not like this we are going through the answers only, questions and answers only. We are trying to understand the concepts, underlying concepts as well. तो आप उन concepts को समझें, तो hopefully अगर आप ये सारे phases हम कर लेते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा और ये हम सारे phases कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और आई होप कि इंशाल्लाह इस सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपको कहीं पे भी अगर आप इंशाल्लाह अकाउंट्स की पोजीशन या ऑडिट की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आज थोड़ा सा लास्ट में हमने सूरह तेज स्पीड में कर लिया, लेकिन मैं असल में इसको कवर करना चाहता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अकाउंटिंग जो है वो इंशाल्लाह वो पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।